बदिन बिगड़ती मौसमी सूरत हाल की नाज़रीन, इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हुआ है। आज 5 रुपये 81 पैसे का अचानक से इजाफा देखा गया और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 221 रुपए की हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा हुआ है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 222 रुपए की सतह पर आ चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत के आने से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 38 रुपए महंगा हो चुका है। गुज़श्ता हुकूमत के 3.5 साल में डॉलर 58 रुपए से ज़ायद महंगा हुआ है था। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और खसारे में इजाफा डॉलर महंगा होने की वजह है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज अहमद से। शराज, रुपए के अगेंस्ट डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर पहली बार एकदम 5 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद 221 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होने के बाद 222 रुपए की सतह पर आ चुका है। मौजूदा हुकूमत के दौरानिए में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 38 रुपए महंगा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जों की शरह में तेजी से इजाफा हो गया है और इसके हवाले से जो फॉरेक्स डीलर्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इंपोर्ट बिल जो है पाकिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है, इंपोर्टर्स को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए जो दरामदी अशिया हैं वो मंगवा सकें। ताहम ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी तेजी से आ रही है और इसी वजह से इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में डॉलर नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दूसरी जानिब माशी माहिरीन का मौकफ है कि मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी, माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो IMF के प्रोग्राम है उसमें ताखीर का सिलसिला देखा जा रहा है और IMF की जानिब से पैसा ना मिलने की वजह से जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान को फंड्स करने से कतरा रहे हैं और इसी वजह से जहां खसारा मुसलसल बढ़ रहा है, वहीं ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने से इंटरबैंक मार्केट। और शराज अहमद, आपसे मजीद भी जानेंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है, दूसरी जानिब मुल्क में अभी भी सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। क्या वजूहात हैं कि डॉलर की कीमत को किसी हद तक भी ब्रेक नहीं लग पा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस संगीन माली हालत में जो बीमारी की तशखीस है कि असल माशी बीमारी क्या है, उसकी तशखीस करना मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। और वो बीमारी बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि वो करेंसी क्राइसिस, जिसको हम इकनॉमिक्स में कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि डॉलर का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान सामने नज़र आ रहा है। यानी कि हमने कोई 20-22 बिलियन डॉलर का सालाना तेल खरीदना होता है, 3-4 बिलियन डॉलर का पाम ऑयल खरीदना है, फिर 2-2.5-3 बिलियन डॉलर की LNG खरीदनी होती है। ये सब चीज़ें खरीदने के लिए स्टेट बैंक के पास डॉलर जो हैं वो आप समझिए कि तकरीबन ख़त्म है। 4 या 5 हफ्ते से ज़्यादा की इम्पोर्ट नहीं है। ये सब कुछ सामने है और उसके साथ साथ एक सियासी अफरा तफरी या सियासी गैर यकीनी। अब अगर आप श्रीलंका के पीछे जो 2 बड़ी बीमारियां हैं उनका सुराग लगाने की कोशिश करें तो वो पहली माली बद इंतजामी सामने नजर आती है और फिर सियासी अफरा तफरी। अगर इन दोनों को आप जमा कर दें तो उसका नतीजा जो है वो श्रीलंका निकलता है। अब हमने पिछले 6 सालों में अपने जो बैरूनी कर्जाजात हैं वो 60 बिलियन डॉलर से हम ले गए हैं कहीं 135 बिलियन पे। यानी कि बहुत कम ममालिक ऐसे होंगे जिसमें 6 सालों के अरसे में हमने 2 डबल से ज्यादा कर दिए हैं अपने बैरूनी कर्जाजात। अगले 12 महीनों के अंदर स्टेट बैंक ने कोई 18 अरब डॉलर की वापसी करनी है। अगले 12 महीनों में कोई 18 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट का खसारा हम कहते हैं वो सामने आने वाला है। और ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि इनके हल मौजूद हैं, लेकिन अगर सियासी अफरा तफरी रहेगी, सियासी गैर यकीनी रहेगी, तो फिर वो लोग जो फैसला साज हैं, जो सियासतदान जिन्होंने फैसले करने हैं, उनका जो गौर फिक्र है, उनका जो फोकस है वो सियासत के ऊपर है, मईशत के ऊपर नहीं। ठीक, फ़ारूक सलीम साहब, ये भी कहिएगा इस सारी सूरत हाल में क्या कोई डॉलर माफिया भी है जो कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डॉलर माफिया एग्जिस्ट करता है। जो कैपिटल मार्केट होती हैं उसमें हमेशा लोग सट्टाबाजी जरूर करते हैं। जब इतना वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है तो एक सट्टाबाज जरूर मार्केट में जंप करते हैं और वो मजीद मुश्किलात में ऐड करते हैं आम आदमी के। ठीक, मजीद मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। फ़ारूक सलीम साहब, कता कलामी की माजरत आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है
मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ढेडी साहब ने। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि इससे पहले फ़ारूक सलीम साहब कुछ वजूहात भी बता रहे थे कि अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम होने की वजह से ये मुआशी सूरत हाल जो है वो मज़ीद बढ़ रही है। आप ये कहिएगा, श्रीलंका की मुआशी सूरत हाल से हम क्या सबक ले सकते हैं? हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? देखिए, मेरा ख्याल है फरूख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है तो डेफिनेट सिचुएशन खराब होती है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी तो हमारे यहाँ थी नहीं, और दूसरा ये अभी इलेक्शन हुआ है तो अब जाहिर बात है कि डेफिनेट पंजाब गवर्नमेंट में भी चेंज आएगा। तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास रिजर्व काफी नीचे गिरा हुआ है, $9 बिलियन पे रिजर्व आया हुआ है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि IMF से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो केयर टेकर सेटअप से IMF बात करेगी नहीं करेगी, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि IMF से तो डील इनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि केयर टेकर सेटअप आने से ये डील इफेक्ट होगी। इस वक्त प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है, प्रोपेगेंडे के ऊपर स्पेकुलेशन भी हो रही है। अब इस वक्त जरूरत है सेंट्रल बैंक को इंटरवेन करने की, बैंकरों को बुला के उनसे बात करने की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी जाहिर बात है इकोनॉमी को फोकस करना चाहिए कि आप इन सारी चीजों से लोगों के कॉन्फिडेंस को बेहतर करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अगर सही नहीं होगा तो लोग पैनिक होंगे, और पैनिक सिचुएशन में तो ये सारी चीजें हो जाती है। और श्रीलंका की सिचुएशन हमारे सामने, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में बहुत ज्यादा फर्क है। उस तरह की सिचुएशन शायद हमारे यहाँ ना हो, लेकिन इसके लिए हमें बैठने की भी जरूरत है। पॉलिटिकल लोगों को भी सबको मिलकर बैठने की जरूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो फिर इन लोगों का नुकसान ज्यादा है सियासतदानों का। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सबको मिलके बैठ के डिसीजन लेने चाहिए, और भले वो ये सोच ले कि अगले 2 महीने के लिए डिसीजन ले, इसके बाद इलेक्शन करवा दे। तो इस तरह के बैठ के जो भी डिसीजन होंगे उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। अब जरूरत है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी डैमेज कर चुके हैं अपनी कंट्री को। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप रुपये को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये महंगाई तो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी। डिवैल्यूएशन में आप ये देखें कि हर चीज तो आप ज्यादातर चीजें क्रूड वगैरह, पाम ऑयल, हर चीज तो आप इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो दुनिया इंटरनेशनल मार्केट में तो कमोडिटीज की प्राइस गिरी है, उसका तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन आपके डिवैल्यूएशन की वजह से वो बेनिफिट इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस वक्त अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के, पाकिस्तान के लिए आप सोचे, ठीक है आप अपने इशू आपके हैं, उन इशू को एक तरफ रखें और इकोनॉमी के हवाले से आप लोग बैठे और बैठ के ऐसे डिसीजन दें। और सारी पार्टियों के पास अच्छे समझदार किस्म के लोग हैं, और ये अगर इकट्ठे बैठेंगे, और बिजनेस कम्युनिटी से भी मेरी अपील है कि मिल के बैठे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ये मामला को हल करने के लिए उनके साथ बैठे, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये इकट्ठे बैठ गए तो हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं है। हमारे तो आने वाले दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं, और हम लोगों को मतलब इस वक्त वैसे ही लोगों को महंगाई से बेचारे पिसे हुए हैं, और दूसरा ये नया हम इनको अगर तकलीफ देंगे तो फिर तो ये हमारे लिए तो मुश्किलात बढ़ जाएगी। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात दूर करने के लिए हम सबको इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है, और मिल बैठकर तमाम मामलात को अफ़ाहम तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत है। अकील साहब हमारे साथ ही रहेगा, फ़ारूक सलीम की जानिब बढ़ते हैं। फ़ारूक साहब, आप ये कहिएगा, फ़ारूक सलीम साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ